गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं तो हमने ये 10th क्लास का जो यूपी बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट लिया है, और अगर ये क्लासेस की जाएंगी, इन्हें रेगुलरली पढ़ा जाएगा तो आपके नंबर 90+ % आराम से आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये जो टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये अपने आप में ऐसा टॉपिक है जो 10th में 12th में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी में काम आएगा, लेकिन हमारा यहाँ जो मुख्य उद्देश्य है वो 10th का यूपी बोर्ड है। भारत में जो राष्ट्रवाद है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद क्या है। क्या जैसे जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे तो एक समय बाद अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान होकर भारत में राष्ट्रवाद पनपने लगा, और राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा आती चली गई, जिसमें नए प्रतीक, नए चिन्ह, नए तौर तरीके और नए संघर्ष के तरीके आने लगे। ऐसी स्थिति में जब ये राष्ट्रवाद शुरू होता है तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि महात्मा गांधी को हमें इसमें लेना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक आपको ज्यादातर गांधी को ही हमें कवर करना पड़ेगा, और गांधी को हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं। 1869 में गांधी जी का जन्म होता है और 1891 में गांधी जी पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। 1891 यानी कि 1891 में, और 1891 में वहां से पढ़कर वापस जाते हैं 1887 में। 1887 में जाने के बाद 1891 में वापस आते हैं, और यहां पर 2 साल रहने के बाद फिर उनकी दूसरी यात्रा शुरू होती है साउथ अफ्रीका की। तो 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, और 1893 के बाद गांधी का एक लंबा समय जो है 1893 से लेकर 1915 तक, 1915 तक वो अफ्रीका में रहता है। वहाँ के तौर तरीके जानना, वहाँ के सरकार को पढ़ना। पहले तो सरकार को अध्ययन करते हुए इंग्लैंड में पढ़ा था कि जो अंग्रेजों के तौर तरीके कैसे हैं, और फिर वहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों की सरकार थी, वहाँ के लोग भी अंग्रेजों के गुलाम थे। जो भारतीय लोग थे वहाँ पर, उनकी दुर्दशा इतनी ज़्यादा खराब थी कि उनके लिए मतलब एक तरीके से अछूत तो बहुत छोटा शब्द है, बहुत ज़्यादा हालात खराब थी। तो जब गांधी जी वहाँ पर एक नई चीज़ सीखते हैं, वहाँ पर एक नया तरीका संघर्ष का इजाद करते हैं जिसका नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है कि जो शत्रु है उसके जो मस्तिष्क की स्थिति है उसको विध्वंसात्मक तरीके से लेकर रचनात्मक तरीके की तरफ ले जाना, और ये तरीका गांधी जी का वहीं से आरंभ होता है। पहला सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में होता है। धीरे धीरे वहां एक बहुत लंबा यानी कि 22 साल रहने के बाद गांधी जी इंडिया वापस आते हैं, और जब गांधी जी इंडिया वापस आते हैं तो उन्हें यहाँ राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी मुलाकात होती है, और वो गांधी को कहते हैं कि पहले आप भारत का भ्रमण करिए, भारत का अध्ययन करिए, और बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है, उसका अध्ययन करते हैं। हालात इतनी जल्दी बदलते हैं कि 1919 का जो वर्ष है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, क्रांतिकारी दृष्टि से और भारत की परिस्थिति से बहुत ही ज्यादा संबंधित है। यहां हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये 1919 से पहले 1918 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, और प्रथम विश्व युद्ध 1918 से लेकर 1914 में शुरू होता है और 1918 में समाप्त हो जाता है, और 1918 तक गांधी जी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं अंग्रेजों को और भारतीय लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए। ऐसा लगता था कि जब अंग्रेजों की मदद करी जाएगी तो युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के हालात सुधरेंगे और हालात कुछ अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और 1917 में एक नई चीज शुरू होती है। एक सिडनी रोलेट नाम का व्यक्ति है, उसकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाता है, और एक भारत सुरक्षा अधिनियम के नाम पर एक नया अधिनियम बनाया जाता है, और वो अधिनियम 1919 में बनकर तैयार हो जाता है। 1919 में इस अधिनियम के बनने के तैयार होने पर ही भारत में एक अजीब व गरीब स्थिति आ जाती है। पूरे भारत में आंदोलन शुरू हो जाते हैं और जगह जगह प्रदर्शन होते हैं। पुलिस पूरी तरह से और सेना उनकी पूरी तरह से दमन करती है, मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। ये वही अधिनियम है जिसको हम काला कानून कहते हैं, और जिसके लिए हमारे सामने नो अपील, नो वकील, नो दलील शुरू हुआ था। ये था आपका वही वाला कानून जिसके वजह से जलियांवाला बाग कांड होता है। 8 मार्च को जब ये लागू होता है, देश में विद्रोह वाली स्थिति बनती है। आते 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 हम 13 अप्रैल तक आ जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर एक पंडित जल्ला का बाग था, वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं बैसाखी के दिन, और जब वो बैसाखी के दिन इकट्ठे होते हैं तो वहां पर जो लोग जलियांवाला
बाग कांड में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अंग्रेजों के जिन लोगों ने हमारे जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन होता क्या है, वहां जनरल डायर आता है जो एक पुलिस अधिकारी होता है, और वहाँ एक छोटा सा जो रास्ता होता है उसमें चारों तरफ से कवर होता है, उस रास्ते पर वो पुलिस वालों को खड़े कर देता है, रास्ता बंद कर देता है, और पुलिस वाले 10 मिनट तक अंधाधुंध गोली चलाते हैं। इस घटना में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और ये घटना पूरे देश को बदल देती है। इस घटना से पहले ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहीं से ऐसी हालात बनते हैं कि जो अजीबोगरीब स्थिति आती है। तो हम शुरू लेते हैं इसमें। 1919 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नए क्षेत्रों में फैल गया और संघर्ष की नई प्रणाली विकसित हुई। इसमें हमें समझना पड़ेगा ऐसे कौन से कारण थे 1919 में, जब युद्ध की समाप्ति 1918 में हो जाती है। तो एक तो होता है रक्षा व्यय में भारी वृद्धि होती है, करों में वृद्धि होती है, सीमा शुल्क में वृद्धि होती है, आयकर की शुरुआत होती है, और 1913 से लेकर 1918 तक ऐसे हालात रहते हैं कि सभी चीजों की कीमतें दोगुनी हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में गांव के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया जा रहा है, सेना में तनख्वाहें कुछ मिल नहीं रही हैं, दुर्गति बहुत ज्यादा हो रही है। और तो और 1921 आते आते 1921 में जो जनगणना होती है उसमें अकाल से, महामारी से, महंगाई से, परेशानियों से इतने लोग मर जाते हैं कि भारत की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट जाती है। ये ऐसा साल था जो पहली बार 100 सालों के अंदर हमारे भारत की संख्या घटी थी। उसके बाद अब लगता है कि जब युद्ध समाप्त होगा, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि भारत के लोगों को लगा कि युद्ध के बाद परेशानियां कम होंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसी समय गांधी जी के रूप में एक नेतृत्व सामने आया जिन्होंने संघर्ष का एक नया विचार दिया, जो अभी हमने डिस्कस किया था। साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत हुई तो सत्याग्रह का विचार आया, और भारत में जब गांधी जी आते हैं 1915 में आते हैं और 1917 में गांधी का पहला आंदोलन होता है। और गांधी के आंदोलन को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। 1917 में पहला आंदोलन चंपारण में आंदोलन क्या था? अंग्रेज लोगों के द्वारा जो हमारी जमीन थी उस पर एक उन्होंने नियम घोषित कर रखा था कि 3 कठिया पद्धति का मतलब है जहां 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना बहुत जरूरी था, जो ये खेती आम लोगों के लिए बड़ी नुकसानदायक थी। तो गांधी जी जब जाते हैं वहां पर और वहां पर पहला सत्याग्रह करते हैं और गांधी की ये बात मान ली जाती है, और गांधी के लिए ये रामबाण या मील का पत्थर सिद्ध होती है। पूरे देश में फैल जाता है भाई कौन व्यक्ति आया जिसने पहली बार अंग्रेजों को उनके नियम बदलने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के तुरंत बाद एक नई घटना घटती है 1918 में, अहमदाबाद आंदोलन। उसमें जो भारतीय लोग हैं वो भारतीय मजदूरों को बोनस नहीं दे रहे थे, तो गांधी जी वहां चले जाते हैं और वहां पर फिर एक सत्याग्रह वही वाला आंदोलन करते हैं। वहां पर वो लोग भी मान जाते हैं। गांधी का दूसरा आंदोलन सफल हो जाता है और 35% बोनस मिलता है। इसके बाद दूसरी स्थिति आती है, गांधी जी वहीं से खेड़ा आंदोलन की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। ये भी 1918 में। 1917 में देखिए चंपारण है, 1918 में अहमदाबाद है, और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन है। यहां पर लगान की स्थिति होती है, लगान ना देने की। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लगान नहीं दिया जाता और गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं। ये आंदोलन भी गांधी जी का सफल हो जाता है। अब ये हालात ऐसे हो गए कि भारत को एक इस समय एक ऐसा नेता मिल गया जो सबको इकट्ठा करने को लेकर चलने को तैयार है, और जो परिस्थितियां ढूंढ रहा है कहां से कैसे फायदा उठाया जा सकता है। गांधी जी राजनीतिक रूप से बहुत चतुर थे। अब इन्होंने क्या किया, एक व्यवस्था और आई। 1919 में भारत में खिलाफत शब्द आया। खिलाफत जो ओटोमन साम्राज्य था टर्की में, जो वहां का जो खलीफा था, खलीफा के साथ जो असम्मान की भावना अंग्रेजों द्वारा की गई थी, तो उससे पूरे मुसलमानों के अंदर रोष होता है। तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो दोनों भाई हैं, ये इस बात पर गांधी जी के साथ चर्चा करते हैं कि ऐसा मुद्दा चला लिया जाए जिससे कि ये लोग सब इकट्ठे हो जाएं। लेकिन होता क्या, गांधी भी बिल्कुल यही चाह रहे होते हैं कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमान एक हो जाएं। तो दोनों में मिलकर खिलाफत आंदोलन पर बात होती है और गांधी जी खिलाफत आंदोलन का मतलब समर्थन कर देते हैं और यह आंदोलन चलने लगता है 1919 में। जब ये आंदोलन शुरू होता है, इसी के चलते 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 एक नया विचार गांधी जी के दिमाग में आता है, असहयोग। अब देखिए बहुत ही बढ़िया शब्द है, असहयोग। गांधी के आंदोलन के सारे नाम बिल्कुल जमीनी है और पब्लिक के मन को छूते हुए हैं। जैसे पहले सत्याग्रह लिया, फिर चंपारण आया, फिर उनकी जगहों के नाम पर अहमदाबाद आया, उसके बाद में फिर खेड़ा आया। अब जो मेन चीज है असहयोग। गांधी जी वादा करते हैं हिंदुस्तान की जनता के साथ कि अगर हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे तो 2 वर्ष में हमें आजादी मिल जाएगी। अब समझने की बात यह है असहयोग इसका नाम क्यों रखा गया, कोऑपरेशन इसका नाम क्यों रखा गया।
गांधी जी ने 1909 में एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था हिंद स्वराज, और उसमें साफ साफ लिखा था कि भारत का जो ये राज्य है, ये जो अंग्रेजों को मिला है, ये बिना भारतीयों के सहयोग के नहीं मिला, अर्थात भारतीयों ने सहयोग दिया इसलिए अंग्रेजों को मिला। और ये जो भारत में अंग्रेजों का राज्य है, ये जो चल रहा है, ये भी भारतीयों के सहयोग के द्वारा ही चल रहा है। तो गांधी ने कहा कि अगर हम इनका सहयोग छोड़ देंगे, असहयोग अपना लेंगे, तो हमें 2 साल में जीत मिल जाएगी। और आंदोलन शुरू होता है और धीरे धीरे गांधी जी से लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, असहयोग आंदोलन के तहत 2 साल में ऐसी स्थिति नहीं बन पाती, आंदोलन में थोड़ा सा ठहराव भी आ जाता है। लेकिन होता क्या है, जो असहयोग की भावना वाली बात थी, यहां पर 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटती है, चोरी चोरा, जिसमें भारत के जो लोग, जो पुलिस वाले हैं, जो भारतीय पुलिस वाले हैं, वो चौकी में होते हैं 15-16, और जो असहयोग आंदोलन के तहत जनता उसमें आग लगा देती है और कई सारे मर जाते हैं। अब गांधी जी बहुत चतुर हैं, समझ जाते हैं कि अब इस आंदोलन का अहिंसात्मक नहीं हिंसात्मक तरीके से दमन होगा। तो गांधी जी 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। आंदोलन चल भी रहा है, लेकिन 1922 जो ये आंदोलन चला था, ये 1920 में चला था, और 1920 में चलने के बाद 1922 में ये पूरा हो जाता है। अब होता क्या है, 1922 में आंदोलन पूरा हो गया और गांधी की यहां पर बड़ी आलोचना होती है कि आंदोलन बहुत चरम सीमा पर था, ये वापस नहीं लिया जाना था, लेकिन ले लिया जाता है। अब गांधी जी नए तौर तरीके ढूंढ रहे हैं। असहयोग की भी अपनी कुछ सीमाएं थी, जिसमें सभी लोगों का समर्थन बहुत जरूरी था, और गांधी की जो नीतियां हैं वो सब सर समाज को लेकर एक साथ चल रही थी। लेकिन वहां दूसरी तरफ दूसरी चीज भी थी, अलग अलग नेता अपने अपने अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे थे। सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। अगर सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते तो हम आजाद हो जाते, और सभी लोग अगर अंग्रेजों के खिलाफ होते तो हम गुलाम क्यों होते। ऐसी स्थिति में पब्लिक को तन मन धन से इकट्ठा करना था अंग्रेजों के खिलाफ। तो अब यहाँ क्या होता है, यहाँ चीजें बदलती हैं, और असहयोग के बाद का जो सिस्टम शुरू होता है, वो फिर हम सीधा सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आ जाते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। एक नया आंदोलन चलाया जाता है 1930 में। हालांकि जो चैप्टर लिया गया है, इसमें गांधी के साथ साथ में क्रांतिकारी जो रिवोल्यूशनरी लोग हैं, उनके बारे में बहुत कुछ डिस्कस करना है, लेकिन इतनी बड़ी क्लास में इस तरीके से नहीं हो सकता, उसको हम अलग ले लेंगे। तो यहाँ क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है 1930 में, जिसको हम डांडी मार्च से कहते हैं। 1930 से लेकर 1934 तक ये आंदोलन चलता है, लेकिन बीच में 1932 में बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या जिसको हम कहेंगे गोलमेज सम्मेलन, 3 सम्मेलन इंग्लैंड में होते हैं, और अंग्रेज यहाँ पूरी तरीके से दिमाग लगाए बैठे हैं, और उनको क्या करना, डिवाइड एंड रूल। तो 3 सम्मेलन 1930 में, 1931 में और 1932 में 3 सम्मेलन लगातार होते हैं, और वहां जिसमें गांधी जी एक में हिस्सा लेते हैं, बाकी सभी नेता तीनों में हिस्सा लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन में हिस्सा लिया, ये MCQ में ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन भी बनता है, ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने तीनों आंदोलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, तो डॉक्टर अंबेडकर हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है। अब यहां तक पढ़ने के बाद, सविनय अवज्ञा के बाद, जो लास्ट मूवमेंट है गांधी जी, वो क्विट इंडिया मूवमेंट है, यानी कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। आप इसको अपने एग्जाम के तरीके से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन 3 तरीके का आएंगे। 20 क्वेश्चन हमारे MCQ आएंगे। MCQ क्वेश्चन जो है वो सारे बिल्कुल ऐसे ही हैं, जैसे 1917 में चंपारण है, 1918 में अहमदाबाद है, 1918 में खेड़ा है, 1920 में असहयोग है, 1919 में उससे पहले खिलाफत आंदोलन है। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपका जरूर फंस जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। और इसमें जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें वो भी MCQ का ही रूप है, वो 1 वर्ड याद करने पड़ेंगे आपको। और उसके बाद इसमें फिर वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट के बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आप इस पूरी वीडियो को पढ़ेंगे तो पूरा बना के लिखा जा सकता है, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो यहां पर जो मेन चीज है, असहयोग के बाद सिविल यानी कि डिसोबीडियंस या सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आंदोलन चलता है टुकड़ों में चलता है, यानी कि 1930 से 32 तक और 32 से लेकर 34 तक। फिर लास्ट आंदोलन गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट है। जो भारत में राष्ट्रवाद चला, वो धीरे धीरे लोगों को जोड़ा गया नीति के तहत, और ये 1947 में हमने आजादी प्राप्त की है, और उससे पहले हमारा राष्ट्रवाद का जो पढ़ना है वो बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रवाद को आप इस तरीके से पढ़ेंगे, और क्रोनोलॉजी मैंने जो आपको कहानी बताई है, इस कहानी को 2-3 बार पढ़िए, ये याद हो जाएगा। इसी के साथ में फिर हम जो MCQ क्वेश्चन अलग बनते हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।